हेलो। आ जाओ बच्चों फटाफट। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मेरा बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज के एक शानदार से वंडरफुल से सेशन को हम लोग मिलकर के स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग आपका एक नया चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है डी ब्लॉक चैप्टर। डी ब्लॉक चैप्टर को पढ़ने के लिए आप अपने जो बुक है उसको ओपन कर लीजिए। और आज मैं आप सभी को एक चीज कह देता हूँ, चैप्टर बहुत ही अच्छा है। बट यस, आपको इस चैप्टर में आज थोड़ा सा अपना जो याद करने का टैलेंट है वो तो बेटा दिखाना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा याद करने का टैलेंट जो है वो दिखाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपको 90% तक समझा दूं, पर 10% चीजें जो हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज उसका कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। डन है बेटा? तो शुड वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट करें? चलो, सबसे आसान चैप्टर है और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको सारे कंसेप्ट वगैरह सब पढ़ा दूंगा। बस आपको अलर्ट होकर के पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा बच्चा फुली अलर्ट रहे, उसका ध्यान इधर उधर ना बटे, क्योंकि ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है ना अगर इस चैप्टर के अंदर, तो चीजें मिस हो जाती हैं। चीजें मिस हो जाती हैं तो जब सवाल आता है तो फिर बनता नहीं है ना। चलो तो शुरू करते हैं बेटा। पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट को अगर ध्यान से देखें, आज लिखना कुछ भी नहीं है आपको। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ से चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आज आपको लिखना कुछ भी नहीं है, बस सुनना है बैठ करके और अपनी बुक से साथ साथ देखते चलना है। राइट। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट है बच्चों, उनको हम 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। देखिए कैसे। ये जो मेंबर्स हैं सारे के सारे, ये वाले, ये सारे मेंबर्स आपके एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं। ये सभी एस ब्लॉक के मेंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इन सभी में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। ठीक। ये सारे आपके पी ब्लॉक के सदस्य हैं, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी में जाता है, पी कक्षक में जाता है। ये सारे जो आप यहां पे देख पा रहे हो, ये सारे के सारे डी ब्लॉक, और यहां जो आप देख पा रहे हो ये वाले, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक। क्योंकि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है एफ में जाता है। एक मजे की बात बताऊं, ये जो पट्टी है ना एफ ब्लॉक की, ये सारे के सारे तत्व पता है कहां पे फिट होते हैं? ये सारे के सारे तत्व यहां पर फिट होते हैं, यहां पर, यहां से निकले हुए हैं सारे। ये नंबर 56 है, 56 के ठीक बाद में 72 है, 57 से लेकर के 71 तक ये सारे के सारे जो है वो बेटा यहीं पे फिट है। ये सारे के सारे कहां फिट है? यहीं पे फिट है। मतलब ये जितने भी एलिमेंट यहां पे दिख रहे हैं, इन सब का, अब आपको पता है आवर्त और वर्ग क्या होता है, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे जो क्षैतिज लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनको आवर्त बोलते हैं। पहला आवर्त, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठा आवर्त, ये सातवां आवर्त।
और जो ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं इनको ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइंस जो है उसको ग्रुप बोलते हैं। हाँ बेटा, ऐसे जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल लाइन से देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, ये सब आपके कहलाते हैं वर्ग। ये आपका पहला वर्ग है, ये आपका ऐसे दूसरा वर्ग है, ये ऐसे आपका ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है। तो 3 से लेकर के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां वर्ग यहां तक है, ऐसे 12वां, ये 13वां है, देखो लिखा भी है, 14वां है, ये 15वां है, ये 16वां है, ये 17वां है, ये 18वां है। तो ऐसे 18 वर्ग तो बेटा ऐसे होते हैं, राइट। और आवर्त जो होते हैं बेटा 7 होते हैं ऐसे, इस तरीके से। डन। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें अगर डीएनए ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक की बात करें, सुनना बेटा, नंबर 57 से 71 इस जगह से सारे एलिमेंट निकले हुए हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं धीरे धीरे, जो आपको हमेशा के लिए याद रखने बेटा, ये सारे के सारे जितने भी तत्व हैं ना, इन सभी तत्वों के लिए ये सभी यहां पर आकर के बैठते हैं और इनके लिए वर्ग का मान है 3 और आवर्त का मान है 6। ठीक, यहां पर इस जगह से निकलने वाले तत्व हैं, इस जगह से निकलने वाले तत्व हैं, इस जगह से निकलने वाले तत्व हैं ये सारे 89 से लेकर के 103 तक। तो 89 से लेकर के 103 तक जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे मेरे बच्चों कहां बैठे हुए हैं सर, वो यहां बैठे हुए हैं। तो उनके लिए आवर्त का मान कितना है 7 और उनके लिए वर्ग का मान कितना है 3। तो आवर्त और वर्ग पहचानना सबसे आसान होता है अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक में थोड़ी बहुत ट्रिक है पर उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, लेट्स डिस्कस। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर किसी डी ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना हो तो डी ब्लॉक के तत्वों को अपन कैसे ढूंढ सकते हैं उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना होता है बेटा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है ना। फिर भी ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसे लिख लो, फिर इस तरह से लाइनें बना लो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। अब ऐसे समझना, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम जा सकते हैं। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10, तो d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10, और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 14। तो f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 14 जा सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो, अब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डी ब्लॉक का सदस्य है? कुछ नहीं है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होगा। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे यहां पर एक बंदा लिखा है जिसका परमाणु क्रमांक है 21, मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख के दिखाता हूं। 21 के हिसाब से लिखें
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें 2 ही जा सकते हैं। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 2 8 2 10, 6 2 8 10 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4s के बाद नंबर किसका आता है? 3d में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3d में जा रहा है, ऐसे। तो मुझे पता कैसे चलेगा, जैसे अब बच्चा पूछ रहा था अभी, मुझे पता कैसे चलेगा सर, मुझे पता कैसे चलेगा सर कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस में गया? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, अगर आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट में डी में गया तो वो डी ब्लॉक का सदस्य माना जाएगा। आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। बस आराम से शांत दिमाग से मेरी सारी बातें सुनते हुए चलो, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लूंगा, और अगर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए तो सर फिर कैसे पता लगाएंगे? कुछ नहीं है, एन का अधिकतम मान देखो। एन का जो अधिकतम मान होगा, एन का अधिकतम मान चेक करो कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद। एन का जो अधिकतम मान होगा वो आपके उस परमाणु का आवर्त होगा। एन का जो अधिकतम मान होगा वो उस परमाणु का क्या होगा बेटा? आवर्त होगा। अच्छा सर पीरियड? हाँ बेटा, वो उसका क्या होगा? पीरियड होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में चेक कर लें। चलो करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये डी ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है, ये चीज कंफर्म्ड है। आगे इसमें एन का अधिकतम मान क्या है? सर एन का अधिकतम मान, एन क्या होता है? जो कक्षक लिखा है उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसको एन कहते हैं। जैसे ये 1 2 2 3 3 4 3, ये एन है। आपको इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? सर इसमें सबसे बड़ी वैल्यू, सर ये 4 है ना, देखो सर ये है ना सबसे बड़ी वैल्यू। हाँ बेटा, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। दिस 4 इज द बिगेस्ट वैल्यू। तो एन का मान हो जाएगा 4। तो एन का अधिकतम मान जो है वो हो जाएगा 4। तो आपका आवर्त यहां पे क्या हो जाएगा? एन का अधिकतम मान। तो यहां पे आपका आवर्त कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लिया आपने? हाँ सर। सर वर्ग कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। वर्ग, ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रुप का फॉर्मूला होगा 2 प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसको याद रख लोगे, 2 प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। चलो अप्लाई करते हैं। सर इसमें अप्लाई करके दिखाओ। तो मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। चलो 2 प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। सर ये n का मतलब क्या है? जो अधिकतम मान था n का, कितना अधिकतम मान है n का? 4। तो मैं बोलना चाह रहा हूं 2 प्लस 4-1, 4-1 कितना होता है बेटा? सर 3d। तो 4 प्लस 3d के इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 3d के इलेक्ट्रॉन। बेटा 3d में इलेक्ट्रॉन कितने? सर 3d में तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक लिख दो, कितना आ गया? 3। हो गया बेटा, हो गया बेटा, डन। तीसरा तीसरा वर्ग है और चौथा आवर्त है, जाके ढूंढ लो। चौथा आवर्त तीसरा वर्ग, चौथा आवर्त तीसरा वर्ग, 1 2 3 4, चौथा आवर्त तीसरा वर्ग। सर ये रहा स्कैंडियम, मिल गया सर, ये रहा बेटा स्कैंडियम। ऐसे आप डी ब्लॉक के सदस्य को ढूंढ सकते हो। एक सवाल की प्रैक्टिस और कर लें जिससे कंसेप्ट एकदम मक्खन हो जाए। चलो एक सवाल की प्रैक्टिस और करते हैं। आप मुझे नंबर 40 ढूंढ करके बताओ कि 40 कहां पर होगा। आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 40 ढूंढ करके बताओ मेरे को कि 40 कहां पर होगा। इसका आवर्त कौन सा होगा बेटा और इसका वर्ग कौन सा होगा बेटा?
देखो जी देखो, सोचो कैसे कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ये बेहद आसान चीज है और हम इसे बड़े आराम से कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं। लेट्स ट्राई। लिखते हैं सर, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, चलो लिखते हैं। 40 का लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। 3s2, 3p6, 4s2, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये कितने हो गए? 30 हो गए। 3d10, 4p6, 5s2, कितने हो गए बेटा? 10, 10, 20, 30, 30 और 38 हो गए और हम 5s तक पहुंच गए। अब 4d तक जाएंगे तो ये आएगा 4d2। चलिए अब आप चेक कीजिए, क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है? हाँ सर, बिल्कुल जा रहा है सर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ये अच्छी बात है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक का सदस्य है। अब इसका अपन अगर इसके लिए n का अधिकतम मान देखें तो n का अधिकतम मान कितना है वो चेक करो। तो सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि n का जो अधिकतम मान है वो तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से 5 आ रहा है सर। जो s के साथ p के साथ लिखा होता है वो n का अधिकतम मान होता है, तो n का अधिकतम मान कितना आ रहा है? 5। जो n का अधिकतम मान है वो आपके लिए पीरियड की संख्या है, वो आपके लिए आवर्त की संख्या है, राइट। और अब ये बताइए बेटा कि ये तो आवर्त हो गया, बिल्कुल सही सर। वर्ग कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो वर्ग या ग्रुप को कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं, 2 प्लस n माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला लगाएं, 2 प्लस n माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस n माइनस वन डी मतलब 5 है, तो 5 माइनस वन डी मतलब 4d के इलेक्ट्रॉन। यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को? 4d के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 प्लस 4d के इलेक्ट्रॉन, 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया 4। मतलब चौथा वर्ग और पांचवा आवर्त, चौथा वर्ग पांचवा आवर्त, 1 2 3 4 5, पांचवा आवर्त और चौथा वर्ग, ये रहा पांचवा आवर्त और चौथा वर्ग, ये रहा बेटा जर्कोनियम नंबर 40। बिल्कुल सही हमने इसको ढूंढ लिया। तो इस प्रकार से अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। एफ ब्लॉक में तो पंगा ही नहीं है। एफ ब्लॉक में तो नंबर 57 से लेकर के 71 तक, जैसा मैंने आपको बताया, छठा आवर्त और तीसरा वर्ग होगा। ये रहा छठा आवर्त होगा और तीसरा वर्ग होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो अपना 89 से लेकर के 103 है, 89 से 103 के लिए सातवां आवर्त और तीसरा वर्ग होगा, तो सातवां आवर्त और तीसरा वर्ग होगा। डन, कोई दिक्कत? मस्त एकदम। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग श्रेणी को याद कैसे कर सकते हैं और अलग अलग श्रेणी का जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो अपन कैसे लिख सकते हैं। इसमें आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि इस सेशन के बाद में आप एक बार बिना देखे पूरे के पूरे एलिमेंट लिखने की कोशिश करना। उसके बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखने की कोशिश करना। फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जहां जहां पे अपवाद आएगा उस अपवाद को देख करके लिखने की कोशिश करना। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो याद होंगे। आई विल मेक श्योर कि इस क्लास के ठीक बाद आप तक पीडीएफ पहुंच जाए। ओके, सो जस्ट डोंट वरी। अब सुने कैसे हम पढ़ने वाले हैं। जो आपकी पहली श्रेणी है उसका नाम है 3D श्रेणी। मैं किस श्रेणी की बात कर रहा हूं? मैं इस श्रेणी की बात कर रहा हूं। आज समझने के लिए बहुत कुछ है बेटा। मैं इस श्रेणी की बात कर रहा हूं, ये आपकी 3D श्रेणी है, ये वाली इस श्रेणी की बात हो रही है। ये आपकी 3D श्रेणी है। इसको 3D श्रेणी क्यों बोलते हैं? जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आप ये पाएंगे,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आप ये पाएंगे कि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जा रहा है, देखो। और कौन से डी में जा रहा है? 3D में जा रहा है, 3D में जा रहा है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर 3D में जा रहा है तो इस पूरी श्रेणी का नाम हम क्या रख देते हैं? 3D श्रेणी रख देते हैं। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। शक्ति आ रहा है फील? शक्ति, शक्ति वकर्मन, वकर्मन, शक्ति वकर्मन। सोचो बेटा, बड़ा मजेदार है। शक्ति वकर्मन फेंको, शक्ति वकर्मन फेंको निकुंजन, शक्ति वकर्मन फेंको निकुंजन, शक्ति वकर्मन फेंको निकुंजन। राइट राइट सर। सर अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो ऐसा होना चाहिए ना कि 4s तो पूरा भरा हुआ होगा, 3D1, इसका 3D2, इसका 3D3, इसका 3D4, इसका 3D5, सर इसका 3D6, सर इसका 3D7, सर इसका 3D8, सर इसका 3D9, सर इसका 3D10। ऐसा होना चाहिए। आपको वर्ग या आवर्त ढूंढना है तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। पर बेटा मुझे बोलते हुए थोड़ा सा दुख भी फील हो रहा है कि ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नहीं है जहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर लॉजिकल चले। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा देखा जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारे एक्सेप्शन हैं तो यहाँ भी आपको खूब सारे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। जहां जहां एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे वहां वहां पे अपन गोला बना लेते हैं और जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। आप आराम से शांत दिमाग से उसको याद रख के जाना, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन या एग्जाम में आपसे पूछ ही ले कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आओगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम में नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला नहीं होता। कौन सा होता है सर? बताऊंगा अभी। बाकी सबका ठीक है, 2 एक्सेप्शन है इसके अंदर और उन एक्सेप्शन का भी एक लॉजिक है। क्या आपने कभी सुना है कि अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो इस प्रकार के डी को बोलते हैं पूर्ण भरित। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के डी को बोलते हैं पूर्ण भरित। और अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो इस प्रकार के डी को बोलते हैं अर्धभरित। तो पूर्ण भरित और अर्धभरित कक्षक स्थायी होते हैं। वापस से, पूर्ण भरित और अर्धभरित कक्षक स्थायी होते हैं। तो अगर कभी किसी परमाणु को ऐसे मौका मिलता है ना कि यार मैं अपने अपने आप को पूर्ण भरित की तरफ ले जाऊं या अर्धभरित की तरफ ले जाऊं, तुरंत चला जाता है, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके पास ऑप्शन है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले 4s से और ऐसा बन जाए तो ये अर्धभरित हो सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लिए सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या होना है? अर्धभरित होना है, इसको हाफ फिल्ड होना है। ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपके अंदर फीलिंग तो आ ही गई होगी कि सर यहाँ भी ऐसा कुछ कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो ऊपर, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 3D10, ये हो जाएगा 4s1। हाँ बेटा, ये भी संभव है। तो ये 2 आपके अपवाद हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा और इसका ऐसा। ये अपने अर्धभरित होने के चक्कर में और ये पूर्ण भरित होने के चक्कर में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ रहा है? तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब इस पे आते हैं।
ये आपकी अगली श्रेणी है। सर इस श्रेणी को अपन क्या नाम देते हैं? इस श्रेणी को अपन 4D श्रेणी कहते हैं। सर इसको 4D श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर करके देखोगे तो आप ये पाओगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D के अंदर जा रहा है। तो क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है, इसलिए इस श्रेणी का नाम होता है 4D श्रेणी। अपवादों से भरी पड़ी है ये श्रेणी, इसलिए जब आप अपवादों की प्रैक्टिस करोगे सबसे ज्यादा आपको इसी पे ध्यान देना पड़ेगा। अपवादों से भरी पड़ी है श्रेणी, अपवादों से भरी पड़ी है। सर पहले तो इसके एलिमेंट याद करवा दो। या जर्रे नवाब, या जर्रे नवाब, मोहे तो रूह रही, मोहे तो रूह रही, पड़ी आग में कूद, मोहे तो रूह रही, पड़ी आग में कूद। ऐसे याद करेंगे, या जर्रे नवाब, मोहे तो रूह रही, पड़ी आग में कूद। ठीक। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल होना चाहिए वो तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10। अब कभी कभी क्या होता है, जब एक्सेप्शन कम होते हैं तो हम ये याद करते हैं कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है। इसमें बतेरे एक्सेप्शन है, तो इसमें हम ये याद कर लेंगे कि एक्सेप्शन कहाँ पर नहीं है। ये ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो इसके लिए अपन ये याद कर लेते हैं कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे नहीं है। एक तो इसमें मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, फर्स्ट एलिमेंट में एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट में एक्सेप्शन नहीं है, फिफ्थ एलिमेंट में एक्सेप्शन नहीं है, और 10th एलिमेंट में एक्सेप्शन नहीं है। बाकी सब में एक्सेप्शन है। तो 1, 2, 5 एंड 10 इनमें एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। ये क्या करता है, ये 4D3 5s2 होना चाहिए, पर एक्सेप्शन होगा किस प्रकार का बता देता हूं। अर्धभरित, पूर्ण भरित, या एस में से एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा होगा, ये एक्सेप्शन होगा। चेक करना इसमें एक्सेप्शन किस प्रकार का है। सर ये 4D3 और 5s2 होना चाहिए था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 4D4 और 5s1 बना हुआ है, ठीक है। सर ये 4D4 5s2 होना चाहिए था, सर इसका तो पता है मुझे, ये तो वो हाफ फील्ड वाला केस है ना। हाँ बेटा, तो इसकी टेंशन तो पालो ही मत, ये आपका हाफ फील्ड वाला केस है। अब आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताओ ना आप मुझे। हाँ पूछो। सर इसने एस से 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए? बेटा इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले कक्षक से लेने में एक परमाणु के लिए बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें और इसको 4D5 और 5s0 बना दें, ऐसा नहीं होता। अपवाद, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके रिएक्शन करने का तरीका, ये सब चीजें जो है ना मेरे बच्चों, ये प्रैक्टिकली निकाली जाती हैं। तो यहां तो हमें थोड़ा सा इसको याद ही करना पड़ता है, कोई विकल्प यहाँ पे नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया इस चैप्टर में काफी सारी चीजें उस तरीके से ही चलती हैं। बढ़िया, बस आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है किसमें से, आपके 5s1 में से, राइट। दूसरा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, 4D4 होना चाहिए था 5s2, पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेते अर्धभरित हो गया। इसने भी यही कोशिश करी, 5s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला 4D में डाल दिया, इसने भी 5s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला 4D में डाल दिया। अब ये जो है ना, ये आपका पैलेडियम है। पैलेडियम इतना सक्षम है कि वो s में से 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, पर ये जो आपका नायोबियम था, नायोबियम इतना सक्षम नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच सके। तो नायोबियम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जा सका s में से, बट जो आपका पैलेडियम है उसने अपने 5s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल लिए और ये बन गया 4D10 5s0। लिखने से याद होगा, ये भाई साहब ने भी यही किया, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये हो गया 4D10 5s1। तो इस प्रकार का अपवाद अपन को इसमें देखने को मिलता है। बताओ बेटा। डन, बढ़े आगे। अब अगला वाला देखते हैं। ये 5D श्रेणी है। अब इस 5D श्रेणी को
थोड़ा सा आपको समझदारी से देखना पड़ेगा। ये अपने आप में अजीब सी श्रेणी होती है, इसको आपको थोड़ा समझदारी से देखना पड़ेगा। इसमें आपको बड़ा मजा भी आएगा, सुनना ध्यान से। पहले तो इस श्रेणी को याद कर लेते हैं, ठीक है? चलो याद करते हैं। ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वर्णा रे ओए, वर्णा रे ओए, इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी। वापस देखें। ला हफ्ता, आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। ला हफ्ता, वर्णा रे ओए, इधर पिटाई और होगी। लैंथेनियम, हाफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। खत्म। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करते हैं। वैसे तो ऐसा होना चाहिए 5d1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार लिख के दिखाऊं क्या आपको मैं? चलो इधर आओ, देखो। यहां से तो बहुत कुछ है सीखने का। लैंथेनम में 57 इसका एटॉमिक नंबर है। एक बात बताओ छोटी सी, हमने जब लैंथेनम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेक किया तो लैंथेनम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5d1 और 6s2 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया गया। सुनना बेटा, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है पर आएगा पूरा समझ में। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया गया? 5d1 और 6s2, 5d1 और 6s2, 5d1 और 6s2। अब चेक करो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, चेक करके बताओ। सर 6s के बाद में आपका इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए। देखो यहां पे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 6s में है, 6s पूरा भर चुका है, 6s पूरा भर चुका है, 6s पूरा भर चुका है, तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? 4f में जाना चाहिए। पर जब मैं इस लैंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखता हूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं है। बिना 4f में गए इसका इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किस में चला गया? 4f की जगह 5d में चला गया। तो क्या यह अपवाद नहीं है बच्चा? क्या यह अपवाद नहीं है? और इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक का सदस्य है, इसलिए इसको डी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं। एफ ब्लॉक का नहीं है, ये डी ब्लॉक का सदस्य है। बेटा आराम से मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, 57 आएगा यहाँ पे ना, हाँ वो गलती से बेटा लिख दिया, 57 आएगा यहाँ पे, सही कर लो। राइट, बोलो। बताओ, आराम से देखो और मुझे बताओ, बात समझ में आई क्या? लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद क्यों है, आपको ये बात समझ आई क्या?
चलिए, अब मैं आपको कुछ मजे की बातें बताऊंगा, वो सारी मजे की बातें आप सुनना। यहीं से सारी बातें शुरू होती हैं और ये डिस्कस करने की सबसे अच्छा समय है। अब आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करना है, खोल के रखना है, ठीक है। एक्चुअल में होना ये चाहिए बेटा कि सक्सेस के बाद में जो अपन ने बनाया है ना, एनर्जी का नियम जो अपन ने बनाया है, जो अपन ने नियम बनाया है ना, वो नियम अपन ने ऐसा बनाया है कि सक्सेस के बाद 5D में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। पर इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है? सॉरी, सक्सेस के बाद 4F में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है? 5D में। तो एक एक करके अपन सवालों को समझते हैं। अगर एग्जाम में मेरे बच्चे इस प्रकार का सवाल आया कि लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद क्यों है, तो पहले तो आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। सर इसीलिए है क्योंकि सक्सेस के बाद इलेक्ट्रॉन 4F में जाना चाहिए, पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 5D में जा रहा है। ये समझ में आता है? यह अपवाद है क्योंकि सक्सेस के बाद 4F की जगह इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 5D में जा रहा है। पहली बात समझ आ गई? आ गई सर। दूसरी बात, इसको डी ब्लॉक का सदस्य बोले या इसको एफ ब्लॉक का सदस्य बोले, यह भी अपने आप में एक तगड़ा कंफ्यूजन है। इसको क्लियर करता हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के दिमाग की बत्ती ऐसे जलती है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। ओके, सही है, परंतु दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये एक एफ ब्लॉक का सदस्य है। ये एक एफ ब्लॉक का सदस्य है। बेटा, किसी बच्चे को अगर विन्यास में दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं करना मेरे मुन्ना, कुछ नहीं करना। तुम बस एक काम करो, 57 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। चलो, चलो लिखते हैं अपन। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। चलो शुरू करो, लिखो लिखो, चिंता मत करो, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब आएगा समझ में। आप ये सब पढ़ रहे हो। 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 3s2, 3p6, कहा गया 3s2, 3p6, 4s2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 3d10, 10 इलेक्ट्रॉन और हो गए। फिर 4p6, फिर 5s2, फिर 4d10, ये हो गए 6 और 2 8, 4d10, 10 और हो गए। ठीक है, 4d10 के बाद आपका ये आ गया, 4d10 के बाद आपका आ गया 5p6, 5p6 के बाद आ गया आपका 6s2। कितने हो गए? 6 2 8 और हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 10 20 30 40, 40 8 48, 48 और 8 आपके हो गए 56। 56 अभी तक हो चुके हैं। अब 6s के बाद इस ऑर्डर से देखें तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? सर 6s के बाद इस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 4f में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होना चाहिए था 4f1। सही है, पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चला जाता है 5d में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह अपवाद है। अब समझ आया क्या? अब समझ आया क्या बेटा? अब तो आ गया होगा समझ में। अब इस बात को वापस पढ़ो, तुम्हें एक एक बात क्लिक करेगी। देखो कि यह अपवाद है, यह अपवाद है क्योंकि 6s के बाद 4f की जगह इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है।
ठीक है, चलो अब बात समझ में आ गया। सर एक बात और बता दो, तो फिर इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलें कि इसको एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोलें? भले ही इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा हो, पर यह है वास्तव में एफ ब्लॉक का एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। इसीलिए इसका जो मैंने विन्यास लिखा है वो अपवाद है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है जो कि जाना नहीं चाहिए, एफ में जाना चाहिए, पर यह है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब भी यह अभिक्रिया करता है ना किसी से भी, तो अभिक्रिया करते वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अपने एफ के अंदर लेता है। इसी रीजन से इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट ही बोलते हैं। डी ब्लॉक ये सारे हैं, इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट ही बोलते हैं। इसीलिए बेटा अगर आपने ऑब्जर्व किया हो यहां पर, तो लेंथनम एफ ब्लॉक की कैटेगरी में लिखा हुआ है, ऐसे ही एक्टिनियम के साथ है, सेम चीज। ठीक है सर, आगे बढ़ो, आगे बताओ कुछ। देखो, जब आप लेंथनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो, लेंथनम का नंबर देखते हो, तो लेंथनम का नंबर कितना है? लेंथनम का नंबर है 57। जब इसके अगले साथी का नंबर देखते हो जो इसके ठीक बाद लिखा है, उसका नंबर कितना है? 72। तो 57 से 72 ऐसा क्यों हुआ? वापस देखो, यहां का एलिमेंट था 57, 57 के बाद 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये कहां गए इलेक्ट्रॉन? एफ के अंदर। क्योंकि जब आप 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे, तो 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते लिखते आपको ये बात समझ में आ गई थी कि 62 के बाद इलेक्ट्रॉन 62 के बाद में 6s2 के बाद में यहाँ पे कहाँ है ये रहा, कहाँ पे 6s2, ये रहा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 4f में जाना चाहिए, ये आप समझ रहे थे, 4f में जाना चाहिए। तो 57 के बाद 58 में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f में। 59 में 4f में, 60 में 4f में। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f में। कायदे से तो हमारे लेंथेनियम बाबू का भी पहला इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए था, पर गया नहीं उसका, तो दूसरे का तो जाएगा, इसके आगे वाले का तो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसमें 3, इसमें 4f में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, शायद गिनती करने में गड़बड़ हो गई हो, कोई बात नहीं। कहने का मतलब इतना सा है कि अब 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? अब 14 इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों आपके 4f में जाएंगे, और 4f भर जाएगा। जब 4f भर जाएगा यहां पे, तो वापस से 4f के भरने के बाद, अब ठीक है बिल्कुल मुन्ना, देखो 4f के भरने के बाद अगर 4f भर जाता है, अगर 4f भर जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5d में जाएगा, और फिर वापस से कौन सा ब्लॉक शुरू हो जाएगा? डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको यह बात समझ में आया क्या कि 57 से 71 के बाद में वापस 72 से डी ब्लॉक क्यों शुरू होता है? क्योंकि इनमें 4f14, 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 4f14 भरा हुआ पड़ा हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई अपवाद नहीं है, वो एफ ब्लॉक वाला एटलीस्ट कोई अपवाद नहीं। अब एक सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन 5d में क्यों जाता है लेंथनम के अंदर? ये एक सवाल यहां पे बनता है। 5d में समझाऊं? अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों का। अब एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लेंथनम का साइज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसका आकार ऐसा है कि वो ये मैनेज कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन 6s के बाद d में चला जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आकार चेंज होता है। तो इसके आकार की कंडीशंस ऐसी हैं, वैसे एक फैक्टर नहीं होता, 2 फैक्टर नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर हाँ थोड़ी बहुत कंडीशन यहाँ पे ऐसी है, इसके आकार की, इसकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी है कि ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन को वहां भेज सकता है, तो ये एक आध इलेक्ट्रॉन वहां पे भेज देता है, बट ज्यादा नहीं। अब आगे जब भी ये रिएक्शन करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां रखने पड़ेंगे? एफ के अंदर।
इसीलिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। भले ही ये वही है, जब वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, जब समंदर मंथन से अमृत निकला था, तो समंदर मंथन से अमृत निकला था, तो अमृत निकलने के बाद में एक राक्षस जो है वो जाकर के देवताओं के बीच में बैठ गया था। वो राक्षस ने ऐसा मैनेज कर लिया था कि वो देवताओं का वेश बना के बैठ गया था, और उसने अमृत का एक घूंट पी भी लिया था, और फिर भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काट दी थी, और आज हम उसे राहु और केतु के नाम से जानते हैं। ये राहु केतु ये है यहाँ का। ये वास्तव में चुपचाप एफ ब्लॉक का एलिमेंट था। एफ में इलेक्ट्रॉन भेजने की जगह इसने डी में भेज दिया, यहां पे आके बैठ गया। पर जब डी ब्लॉक के तत्वों की बात होती है तो इनके साथ इसकी कोई मैच है नहीं, तो ये जाता वही है, कैटेगरी इसकी वही है, रहेगा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट ही, भले ही इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता हो। ओके बेटा, चलो। सर बाकी इन सब में कोई अपवाद है क्या, बता दो अगर ऐसा है तो। हाँ बेटा, इसमें एक अपवाद है। ये प्लेटिनम जो है, आप देखो यहां से चलते हुए आ रहे हो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होना चाहिए, पर प्लेटिनम के अंदर यह है कि वो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने विन्यास को पूर्ण भरित कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो करना ही है उसे, हाँ? यहाँ भी ऐसा ही है सर, 5d10, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन है, और दोनों एक्सेप्शन किस प्रकार के हैं? दोनों एक्सेप्शन इस प्रकार के हैं जिसके अंदर आपका पूर्ण भरित डी कक्षक आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो अगला देखें। अगले में इसको पहले याद कर लेते हैं। अकेला, रदरफोर्ड, डूबा सागर में, बोर, हंस मत, धैर्य रख। वापस देखते हैं। अकेला रदरफोर्ड, डूबा सागर में, बोर, हंस मत, धैर्य रख। ठीक है, और लास्ट का कॉपरेंशियम है, इसको यूयूबी कहते हैं। तो लास्ट का नंबर है ना 112, तो इसको यूयूबी, अन अन बाइयूम भी कहते हैं इसको, तो इसको यूयूबी भी कहते हैं। ठीक है, तो 6d1 7s2 5s2, अब आपको समझ में आ जाएगा सर वही सेम चीज है, इसमें ऐसा है, वही सेम लॉजिक। अगर अपन एक्टिनम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो एक्टिनम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 7s के बाद में 5f में जाना चाहिए। चेक करो, जैसे लेंथनम का था ना, बिल्कुल वैसे ही देखो, यहाँ पे यहाँ की तरह देखो, इलेक्ट्रॉन 7s के बाद, इलेक्ट्रॉन 7s के बाद कहाँ जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन 7s के बाद 5f में जाना चाहिए, 5f में जाना चाहिए, पर 5f में नहीं जाता, और 5f में जाने की बजाय 6d में चला जाता है। वही सेम अपवाद, भाई इलेक्ट्रॉन 7s के बाद कहाँ जाना चाहिए? 5f में, 5f में जाने की बजाय कहाँ चला जाता है? 6d में। तो ये एक अपवाद इसके अंदर उपस्थित है। पर इसके बाद क्या है? इसके बाद नंबर चेंज हो जाता है, और एक्टिनम का यहाँ पे 103 गलत लिखा हुआ है, ये एक्टिनम का 103 नहीं होगा। एक्टिनम का जो परमाणु क्रमांक है मेरे बच्चों, वो आपको यहाँ से लेके आना पड़ेगा, वो 89 है। तो ये 89 नंबर का होते हुए इसको अपने इलेक्ट्रॉन एफ में डालने चाहिए थे, पर ये एफ में डालने की जगह कहाँ डाल लेता है? डी में डाल लेता है। वही अपवाद सेम पुराना वाला, ठीक है, जैसा लेंथेनम के साथ था। परंतु आगे दिक्कत नहीं है, 89 के बाद वाले जो तत्व हैं वो समझदार हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन एफ में ही जा रहा है, तो यहां पे नंबर आ रहा है 89 के बाद में सीधा 104। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सही है, इनमें सब में 5f14 पूरा भरा हुआ होता है, और फिर वही 7s2, 6d2, इसका होगा 6d3, इसका होगा 6d4, ये सब नॉर्मल है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, याद रखना, मजेदार है ना ये, इसमें कोई अपवाद नहीं है। 6d6, 6d7, 6d8, 6d9, 6d10, इसको लेके आप मस्त रह सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग, और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं। बोलो बच्चों, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमको एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है, संक्रमण तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट उनकी। चलिए देखते हैं, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं जिनके
परमाणु वाली अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, जैसे +2 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे +2 में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जैसे +2 में N-1D रिक्त हो। वापस से एक बार, हम उन्हें संक्रमण तत्व बोलते हैं जिनमें या तो परमाणु वाली अवस्था में, परमाणु वाली अवस्था में या जिनमें, परमाणु वाली अवस्था में या जिनमें +2 वाली अवस्था में आपका जो N-D कक्षक है वो रिक्त होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, ऐसा, हाँ, तो ठीक है, इन सब में N-1D रिक्त होता है। देखो, इन सब में N-1D रिक्त है, सबके अंदर चेक करो, इसमें भी N-1D रिक्त है, इस यही तो है N-1D। देखो, ये N है आपका सबसे बड़ा, ये है N-1, तो ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है। सुनना, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है। सर, ये संक्रमण तत्व है क्या? कॉपर। सोचो सर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D10 4s1। मस्त चीज बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। सर, आपने कहा था कि ये N है और ये N-1 है, तो N-1D खाली होना चाहिए। सर, कॉपर का N-1 तो भरा हुआ है। देखो सर, पूरे के पूरे 10 भरे हुए हैं सर, कहां है खाली? तो क्या कॉपर संक्रमण तत्व नहीं होगा? तो इसके परमाणु अवस्था में N-1D जो है वो भरा हुआ है। एक बार सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी चेक कर लो, एक बार सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जैसे +2 में भी चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भरा हुआ हो, खाली मिल जाए तुम्हें। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी है Cu2+। तो एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, निकालते हैं सर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, तो ये हो गया 4s0। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, ये हो जाएगा 3D9। मजा आ गया। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका डी कक्षक रिक्त हो गया, इसलिए कॉपर एक संक्रमण तत्व माना जाता है। अच्छा सवाल है कि कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा भरा हुआ है, फिर भी उसको अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु वाली स्थिति में तो उसका डी कक्षक भरा हुआ है, पर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसका डी कक्षक खाली है। इसी रीजन से ऐसा होता है। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं आपकी ऐसी हैं जिनको आपको लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आवर्त सारणी 11th क्लास का टॉपिक है ना, उससे जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि मैं आकार वगैरह पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो अभी आप ये कोशिश कर सकते हो कि जितना आप प्रैक्टिस कर सको लिख लिख करके इस चैप्टर की, उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उस बच्चे को इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिसके बेसिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े मजबूत नहीं है, कमजोर बेसिक्स हैं। पर फिर भी मैं आपको बचा लूंगा। मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ उन बातों को आप सुनो। जैसे कॉपर का सवाल आ जाए तो ये बात मैंने आपको बताई, क्या इस बात को याद रख सकते हो कि कॉपर अगर परमाणु अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो उसका 3D खाली नहीं है, परमाणु अवस्था में उसका डी खाली नहीं है। पर अगर अपन उसको उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें और उसका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखें, ये वाली, तो उसके अंदर उसका डी खाली है, डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, डी खाली हो गया, पूरा भरा हुआ नहीं है, तो बस फिर बात बन सकती है ना, ऐसे। ठीक है।
एक बात और देखते हैं बेटा, मैं सारे मुख्य अपवाद कवर कर रहा हूं, अगर कोई फर्जी अपवाद है तो उसको अपन इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसे तो बहुत डीप में जाऊंगा तो फिर बहुत सारी बातें हैं, जेई नीट के लिए पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बट अभी मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जितना आपके बोर्ड एग्जाम के काम का है। बैच भी ऐसा ही है ना। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिंक को चेक कर लेते हैं कि जिंक की स्थिति कैसी है। जिंक के बारे में सोचता हूं ना तो हंसी आती है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु में है कितना, 3d10 4s2। तो परमाणु में भी इसका डी पूरी तरह से भरा हुआ है, पूर्ण भरित है। परमाणु अवस्था में भी इसका डी पूरी तरह से भरा हुआ है। और अगर मैं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लूं, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका Zn+2। उसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से, तो भी इसका डी पूरा भरा हुआ है, तो भी इसका डी पूरा भरा हुआ है। तो ये तो आपका संक्रमण तत्व नहीं है, मतलब इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि संक्रमण तत्व तो वो हुआ ना जिसका डी खाली है, पर इसका डी खाली है ही नहीं, तो ये तो संक्रमण तत्व नहीं है भाई। जिसका डी खाली नहीं है वो संक्रमण तत्व कैसे हो सकता है? ठीक है, तो कौन से 4 लोग फिर नहीं होंगे, सोचो आप, कौन से 4 लोग फिर नहीं होंगे? ये चारों, इन चारों के लिए याद रखना ये नहीं होते, ये चारों के चारों जो है, ये चारों संक्रमण तत्व नहीं होते, ये वाले, ये चारों जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, या जिसको अपन कॉपरेंशियम भी कह सकते हैं, ये चारों नहीं होते। ये चारों नहीं होते, ठीक, ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। सर कौन है? कॉपर है बेटा, क्योंकि कॉपर का परमाणु अवस्था में भले ही ना हो, कॉपर परमाणु अवस्था में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है, पर कॉपर को अगर +2 में लिखा जाए ना तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s0 हो जाता है। तो कॉपर अपनी जिंदगी बचा लेता है, तो कॉपर संक्रमण तत्व है बेटा। डी खाली होना चाहिए, अगर डी भरा हुआ है, परमाणु अवस्था में भी भरा हुआ है और +2 में भी भरा हुआ है, सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में भरा हुआ है, तो वो संक्रमण तत्व नहीं है। चलो अब छोटा सा 11th, इसको CN भी बोल सकते हैं ना, इसको CN भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बच्चों 11th क्लास का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा। 11th क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये आपका नाभिक है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है। अब समझने वाली चीजें आ गई हैं। अब रटने का काम खत्म, समझने का काम शुरू, तैयार रहना। ये पहला कोश है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये बाह्यतम कोश है। सबसे बाहर वाले कोश को क्या बोलते हैं? बाह्यतम कोश कहते हैं। सबसे बाहर वाले कोश को क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाले कोश को बाह्यतम कोश कहते हैं। तो ये सबसे बाहर वाला कोश आपका है, ठीक। अब इसमें एक बात समझो, आपका नाभिक जो है वो यहां के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींचता होगा, यहां के इलेक्ट्रॉनों को भी अपने पास खींचता होगा, और यहां के भी इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचता होगा। जब नाभिक इलेक्ट्रॉनों को खींचता होगा ना, तो एक बात
सोचो, इस पर उसका प्रभाव सबसे मैक्सिमम पास में है, इस पर उसका प्रभाव और कम दूर हो गया, इस पे उसका प्रभाव और कम और दूर हो गया। तो जो बाह्यतम कोश है उस तक नाभिक का जितना भी प्रभाव पहुंचा उसे जैफ कहते हैं, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। नाम में आ रहा है ना प्रभावी, कितना पहुंच पा रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। आगे सुनो। एक तरह से ये बोल सकता हूं ना मैं कि जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा उतना आकार छोटा होगा। या ऐसे बोल दूं कि यह आकार के व्युत्क्रमानुपाती होगा। भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा मतलब नाभिक ने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा तो छोटा हो गया आकार, सिंपल। ये ज्यादा तो आकार कम। ठीक बात है सर, ठीक बात है। यार एक और चीज देखो, तुम्हें नहीं लगता इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बचाया किसने? सर इन इलेक्ट्रॉनों को इस नाभिक से बचाया इसने और इसने। अगर ये दोनों हटा दूं तो नाभिक सीधा किसको आकर्षित कर सकता है? बाहर वाले को। तो ये जो अंदर वाले कोश है ना, ये अंदर वाले कोश बाहर वाले कोश की रक्षा कर रहे हैं नाभिक से। तो अंदर वाले कोश बाहर वाले कोश की रक्षा कर रहे हैं, इस प्रभाव को कहते हैं मेरे बच्चों परिरक्षण प्रभाव। तो इनका क्या हो रहा है, ये बाहर वालों की रक्षा कर रहे हैं तो इनका इफेक्ट आ रहा है परिरक्षण प्रभाव। इंग्लिश में इसका वर्ड और सुंदर है, इंग्लिश में इसका वर्ड है शील्डिंग इफेक्ट। इंग्लिश में इसका वर्ड है शील्डिंग इफेक्ट। तो इंग्लिश में इसका जो वर्ड है, इंग्लिश में इसको अपन शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। शानदार, बेहद 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 शानदार। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? सर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ ना तो इसका मतलब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की अच्छे से रक्षा कर पा रहे हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अच्छे से रक्षा कर पा रहे हैं तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा, आकार को कम नहीं कर पाएगा, तो आकार बड़ा होगा। मतलब शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से आकार बड़ा होगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश से आकार छोटा होगा। सर रक्षा करने वाला प्रभाव किसका ज्यादा होता है? बताता हूं। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग किसकी अच्छी है? सबसे अच्छी शील्डिंग होती है एस की। अगर अंदर एस है ना तो बाहर वाले को बचा लेगा अच्छे से, क्योंकि एस का आकार ऐसा होता है, रोक लेता है नाभिक को चारों तरफ से घेर करके। एस से घटिया होता है फिर पी का, पी से घटिया होता है डी का, सबसे बेकार होता है एफ का। तो एफ का परिरक्षण प्रभाव सबसे ही घटिया होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलो बेटा,
अब जरा शक्ति वक्रमन फैको निकुंजन में देखते हैं। एक बात और बताओ, अगर जैसे मान लो यहाँ पे डी ब्लॉक है, जैसे अब डी तो अंदर ही होता है ना, सर डी अंदर होता है क्या? हाँ बेटा, देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखो, ये क्या खुल गया? ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखो मुन्ना, अभी समझ आएगा तुम्हारे को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, सबसे बाहर वाला कोश वो होता है जिसमें एन का मान बड़ा होता है। तो यहाँ पे एन का मान 4 है सबसे बड़ा, तो एस इसमें बाह्यतम कोश हो गया, और अंदर वाला कोश कौन सा हो गया? डी हो गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डी सबसे बाहर होगा, नहीं 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 नहीं। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसके हिसाब से कोश डिसाइड करते हैं, नंबर के हिसाब से बाह्यतम डिसाइड करते हैं। तो इसका नंबर सबसे बड़ा, ये बाह्यतम कोश है, तो 4s बाह्यतम कोश है। रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको मिलेगी मुन्ना? डी को मिलेगी। अब देखते हैं डी कैसी रक्षा करता है। एक बात बता, एक बात बताना, अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा अच्छी रक्षा कर पाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा अच्छी रक्षा कर पाएंगे, या 4 से अच्छी कर पाएंगे, या 5 से अच्छी कर पाएंगे? सर देखो, मेरा कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एक अच्छी शील्ड बन जाएगी, नाभिक उतना ही बाह्यतम कोश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ सही कह रहे हो। और अंदर इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे शील्ड उतनी ही बेकार है। उधर से तोप के गोले आ रहे हैं, उधर से गोलियां बरस रही हैं, और एक आदमी खड़ा है बचाने के लिए। इधर उधर से गोलियां निकल जाएंगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ 10 आदमी खड़े हैं बचाने के लिए, तो पहले उन 10 को गोलियां लगेंगी, फिर पीछे मुन्ना के पास कुछ जाएगा। सही है ना? तो अगर डी में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, परिरक्षण प्रभाव भी मेरे बच्चों वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लिंक हो गया? बिल्कुल अच्छे से हो गया सर। चलो अब आ जाते हैं इधर, शक्ति वक्रमन फैको निकुंजन देखते हैं। शक्ति वक्रमन फैको निकुंजन, शक्ति वक्रमन शक्ति वक्रमन फैको निकुंजन। ओके, ठीक है। यहाँ डी में, अब पता है ना आपको, यहाँ में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ डी में 3 इलेक्ट्रॉन है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, 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 बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। शुरुआत में बच्चों क्या है? सर शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कम है। किसमें? सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो बाह्यतम कोश बचा नहीं पाएंगे उसको नाभिक से, है ना बेचारा। तो जेफ ज्यादा है स्टार्टिंग में। कौन ज्यादा है स्टार्टिंग में? जेफ ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से। जेफ ज्यादा है तो आकार बढ़ेगा। सही है ना? सही है सर। भाई बाहर 4s2 है, बाह्यतम कोश जो है वो 4s2 है, अंदर का कोश कौन है? 3d। तो 3d को बचाना है बाहर वाले को, 3d में खुद में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या बचाएगा? बीच में क्या होगा? बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी जब, बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी यहां पे,
यहां पे क्या हो जाता है, बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जेफ भी बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा। खैर जेफ का तो क्या, जेफ तो उतना ही है, जेफ तो प्रोटॉन से बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव पड़ेगा बढ़ेगा, थ्री में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रक्षा कर पाएगा, इसकी अच्छे से रक्षा कर पाएगा, तो जेफ का सामना करने के लायक हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। स्टार्टिंग में शील्डिंग इफेक्ट, स्टार्टिंग में शील्डिंग इफेक्ट कम था, रक्षा करने वाला प्रभाव कम था। सर क्यों, इलेक्ट्रॉन कम थे डी में, क्या रक्षा करेगा बाहर वाले की, खुद में इलेक्ट्रॉन कम है। जेफ को छोड़ो, जेफ को हटाओ, जेफ की बात ही नहीं कर रहा था मैं मेरे को शील्डिंग इफेक्ट बोलना था एक्चुअली। जैसे जैसे बीच में आओगे, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, तो जेफ और शील्डिंग इफेक्ट लगभग बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बड़ा हो गया है। पहले ये था जेफ, ये था शील्डिंग इफेक्ट, धीरे 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 शील्डिंग इफेक्ट बड़ा हो गया, बराबर आ गया। बराबर आएगा तो आकार रुक जाएगा। पहले स्टार्टिंग में मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे तुम लोगों ने मुझे मना नहीं किया कि सर जेफ बड़ा है तो आकार कम करो, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती से उल्टा कर दिया, तुम लोगों ने बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं। जेफ बड़ा है ना मुन्ना, तो आकार कम होगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में आकार कम होता है ऐसे, स्टार्टिंग में आकार ऐसे कम होता है, बीच में आकार इन तीनों का लगभग बराबर हो जाता है। तो सर ये बीच में आकार बराबर क्यों हो रहा है, यहां तक भी बराबर होता है, बीच में आकार बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में शील्डिंग इफेक्ट और जेफ लगभग बराबर हो गए, तो आकार भी बराबर हो गया। जितनी पावर से वो खींच रहा है, उतनी पावर से वो धक्का देके आकार को बराबर कर दे रहा है। ठीक है, बाद में क्या होगा, लास्ट में आते आते इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे डी के अंदर, देख लो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 से बढ़ गए, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो नाभिक को बोलेंगे हट, तेरी पावर हम वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देके दूर कर देंगे। तो इस केस में जेफ का मान कम हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट से, और शील्डिंग इफेक्ट अगर प्रभावी हुआ तो आकार बढ़ जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि आकार बढ़ जाता है लास्ट में। तो परमाणु आकार पहले घटता है, फिर लगभग समान हो जाता है, फिर बढ़ता है। इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए बेटा, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, एक अतरंगी सतरंगी अपवाद है ये क्रोमियम, ये अजीब सा ही है, मैग्नीज का ज्यादा होता है क्रोमियम से। इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एक अतरंगी सतरंगी अपवाद है, ये अतरंगी सतरंगी अपवाद है, ऐसे अपवादों को रटना ही पड़ता है, ये अतरंगी सतरंगी अपवाद है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये बाह्यतम कोश था या आंतरिक कोश था, अगर मैं यही सवाल ऐसे पूछता कि स्कैंडियम 2+, Ti2+, V2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकिल 2+, कॉपर 2+, और जिंक 2+ के लिए बताओ, फिर क्या होता सर। वैसे हमने ही पढ़ रखा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेफ जो है वो बढ़ता है। आपने क्या किया सर, इसको ही गायब कर दिया। +2 का मतलब क्या होता है, बाह्यतम कोश अब 4s नहीं है, बाह्यतम कोश कौन है अब 3D, बाह्यतम कोश अब कौन आ गया 3D, तो बाह्यतम कोश अब कौन है 3D, तो अब तो ये परिरक्षण प्रभाव वाला लफड़ा खत्म, मतलब ये कोश ही हटा दिया अपन ने, तो अब तो नाभिक किस पर अटैक करेगा, सीधा इसके ऊपर, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो वैसे ही बहुत अंदर है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे 3D के सामने आ जाएगा। तो अगर इनका +2 देखते हैं तो डी का परिरक्षण खत्म, डी खुद ही क्या बन गया बाह्यतम कोश, तो आकार बस घटेगा 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 घटेगा, तो ऐसे आकार घटता जाता है 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 घटता जाता है, रुको, लास्ट में एक छोटा सा एक्सेप्शन है, यहां पे आकार बढ़ जाता है बस।
बाकी आकार घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और इधर पूछ रहा था एक बच्चा, ये भी सही, ये ज्यादा होता है, ये थोड़ा ज्यादा है इससे, है ना, MNFE से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा है, बस हल्का से ज्यादा है। सब कुछ सही है, बस यहाँ गड़बड़ है। तो यहां से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैफ, इधर तो बस जैफ बढ़ रहा है, जैफ बढ़ रहा है तो आकार घट रहा है। अब तुम्हें इतना ही तो 11वीं क्लास की कहानी आनी चाहिए। मैं बार बार ज़्यादा 11वीं क्लास की चीज़ें ज़्यादा रिवाइज नहीं करवा सकता ना बेटा, तो मैं ये बता देता हूँ कि अपन ऊपर से नीचे आते हैं ना तो आकार बढ़ता है। ये लिख के रख लो कहीं भी तुम, बेसिक 11वीं के, अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आओगे, ठीक है। 11वीं के बेसिक्स लिख के रख लो कहीं पे भी, छोटी जगह में। कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट में आकार जो है वो घटता है। क्यों? क्योंकि जैफ बढ़ता है। सामान्यतः ये होता है। यहां पे तो ये शील्डिंग इफेक्ट आ गया था ना बीच में, इसलिए दिक्कत हुई, नहीं तो आकार घटता हुआ ही जाता है। पर शील्डिंग इफेक्ट जैसे ही अपन ने हटाया, देखो आकार घट ही रहा है। सामान्यतः यही है, शील्डिंग इफेक्ट आ जाए तो बात अलग है। और ऐसे अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम में आपका आकार बढ़ता है। क्यों? वैसे इसलिए बढ़ता है क्योंकि कोश बढ़ते हैं और जैफ क्या होता है, कम होता है। तो ये सारी बातें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, ये 11वीं क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलो, अब अगले सेशन से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरा कि एक खाली पेपर लेना, उस खाली पेपर पे पहले अच्छे से याद कर लेना, खाली पेपर लेकर के सारे एलिमेंट्स के नाम लिखना, या जर्रे नवाब सक फैको निकुंजन वगैरह पूरा लिख के देखना। फिर सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, सामान्य वाले जो होने चाहिए। फिर याद करना अपवाद कहाँ कहाँ पे था, फिर गोला बना के उसको काट के जो अपवाद है उसको लिखना, ठीक है। ऐसे सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पहले तो। देखो बताता हूँ कैसे करना है। पहले तो तुमने शक्ति वक्रमण फैको निकुंजन लिख दिया, ठीक है। फिर तुमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। फिर याद करना कहाँ कहाँ पे अपवाद था, जहां अपवाद था उसको काट के अपवाद वाला लिखना, इसको काट के अपवाद वाला लिखना। ये अगले सेशन से पहले करके आना, तो अगले सेशन में आपको और मजा आएगा, ठीक है। और एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे कहते हैं सो में सो कैसे लाएं, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। मैंने बोला लिखना है मतलब लिखना है, मैंने बोला बिना देखे लिखना है मतलब बिना देखे लिखना है। सर ने जो बोला है वो करना है, बस। आएंगे 100 में से 100 नंबर, ठीक है। और सच में जो बच्चा 100 में 100 लाएगा ना, वो यही बोलेगा यहाँ पे इंटरव्यू में आकर के, जो आशीष सर ने बोला था बैच में मैंने वही किया। ठीक है साहब, नमस्कार।